बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई बिलीव कि आप तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग यूनिट 7 फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड के जो है वो एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ अली लियाकत योर फिज़िक्स टीचर। नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर। एमसीक्यू नंबर 1, ग्लू इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, ये तो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है कि ग्लू जो है वो कौन से सॉलिड की एग्जांपल है, एमॉर्फस सॉलिड की। तो आपके पास जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। इसी तरह से सेकंड एमसीक्यू भी सिंपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली एग्जिबिटेड बाय एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड इनमें से कौन से देखें? एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी आपके पास तब एग्जिबिट होती है जब आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल तमाम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक ही पैटर्न में अरेंज्ड हों, जैसे आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं। तो एन आइसोट्रोपिक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। ऑर्डरलीनेस भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की है और ज्योमेट्री भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास ही होती है। एक प्रॉपर्टी बचती है कौन सी? ग्लास ट्रांजिशन। ये सिर्फ किसकी है जी? एमॉर्फस सॉलिड की। देयरफॉर बिल्कुल सिंपल सी बात कि आपके पास जो ऑप्शन बी है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। that is glass transition is the property which is exhibited by the amorphous solids. थर्ड MCQ, सिलिकॉन इन इज़ फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ। तो सिलिकॉन जो है वो आपके पास नेटवर्क स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 4। अब स्टेटमेंट जो लिखी है ना, मैं उसको रीड करने में टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि आप एक वायर लें। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। हमने क्या किया? कहता है जी कि एक वायर लें आप। वायर के दो एंड हैं। एक एंड को ये ऊपर जो मैंने ऐसे डॉटेड लाइन लगाई है, ये आपके पास है आपका छत, आपका रूफ। एक एंड को यहाँ पे बिल्कुल टाइटली फिक्स्ड कर लें, ठीक है। और ये जो आपने वायर लेनी है, इसकी टोटल लेंथ है इधर छत से लेकर तो नीचे इस जगह तक की जो लेंथ है ये आपके पास है जी एल। और इस वायर का जो अपना वेट है वो कितना है? डब्ल्यू। बात समझ में आ गई? यानी वायर की लेंथ हमने रखनी है एल और इसका वेट है डब्ल्यू। और इसका एक एंड जो है वो हमने इधर छत के साथ फिक्स कर लिया और दूसरे एंड के साथ हमने बांध दिया जी ये वेट W1। रिमेंबर दैट दो वेट्स आ रहे हैं, एक वेट वायर का अपना वेट है और दूसरा वेट है W1 जो कि हमने इसके एक एंड के साथ सस्पेंड किया है, ठीक है। ये मैंने साइड पे लिख भी लिया है कि लेंथ ऑफ वायर हमारे पास L, वेट इसके साथ वेट ऑफ वायर जो है वो हमारे पास है W। इसके साथ जो वेट हम सस्पेंड करेंगे वो है W1। और इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से। ये आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। कहता है ये है कि अब आप फाइंड आउट करें कि आपके पास स्ट्रेस कितना होगा एट द हाइट 3L/4। अब ये जो बात है ना कि वी हैव टू फाइंड स्ट्रेस एट द हाइट 3L/4, यही बात इसमें समझने वाली है। अब कैसे? बात को ज़रा गौर से समझिएगा। देखें बच्चों, ये वाला एंड वायर का मैंने इधर छत के साथ बांध के रखा है, यहाँ से लेकर तो इसका ये जो लोअर एंड है जहाँ पे मैंने ये वेट W1 बांध रखा है, यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है? L। तो जब टोटल लेंथ है L, उस वक्त इसका वेट कितना है? W। अब इसका ये जो लोअर एंड है, लोअर एंड से मैं इस वायर के चार बराबर हिस्से कर लेता हूँ, ठीक है जी। एक, दो, तीन और ये चार। देखें ये वाला एक हिस्सा आ गया, ये वाला दूसरा हिस्सा आ गया, ये वाला तीसरा हिस्सा आ गया और ये वाला चौथा हिस्सा आ गया। वो कहता है कि आपने स्ट्रेस फाइंड आउट करना है एट द हाइट 3L/4 फ्राम इट्स लोअर एंड। कि लोअर एंड से आपने जो लेंथ यानी हाइट कंसीडर करनी है ऊपर की तरफ जाते हुए, वो पूरी छत तक की लेंथ नहीं कंसीडर करनी एल, बल्कि आपने इसके जस्ट जो तीन पार्ट्स हैं 3L/4, यहाँ तक की लेंथ कंसीडर करनी है। आई बिलीव कि ये बात आपको ग्रैब हो रही होगी। तो हमने देखें लोअर एंड से ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन पूरे चार हिस्से कंसीडर नहीं करने। कितने हिस्से कंसीडर करने? चार हिस्सों में से तीन, 3L/4। तो हाँ जी, यहाँ तक आ गया 1, यहाँ तक आ गया 2, यहाँ तक आ गया 3। तो लेंथ हमने कितनी यानी लेंथ या हाइट फ्रॉम द लोअर एंड कितनी ले ली? 3L/4। तो बच्चों अगर टोटल लेंथ L है जब, तो उस वक्त वेट है W। जब लेंथ या हाइट आपके पास होगी 3L/4 तो उस वक्त वेट कितना होगा? आप कहेंगे सर L के लिए अगर W है तो 3L/4 के लिए वो 3W/4 होगा। तो येस, यू आर राइट। जो हाइट
जो हमने स्ट्रेस फाइंड आउट करना है ना, वो टोटल लेंथ के लिए नहीं करना, बल्कि 3L/4 लेंथ के लिए करना है। टोटल लेंथ के लिए जो वेट है वो है आपके पास W, तो 3L/4 के लिए जो वेट है वो आपके पास होगा 3W/4। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। देखें जी, इस पे जो ये फोर्स लग रही है एट द हाइट 3L/4, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो हाइट 3L/4 पे इस वायर का जो अपना वेट है 3W/4 वो एक्ट कर रहा है, और साथ में इसके एंड पे जो हमने ये वाला वेट बांध रखा है ये एक्ट कर रहा है। हमारे पास दो तरह के वेट्स हैं जी, एक W1 जो कि हमने इसके एंड पे बांध रखा है, और एक है इस वायर का अपना वेट फॉर द हाइट और फॉर द लेंथ 3L/4 विच इज़ 3W/4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। के लिए उसने कहा था कि किससे रिप्रेजेंट करना है जी, इसको एस से रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास क्या स्ट्रेस आ जाएगा, W1 + 3W/4 डिवाइडेड बाय एस। तो देयर फोर यहाँ से अगर आप देखें तो आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो होप सो ये MCQ आपको ग्रैब हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट MCQ। कहता है जी कि इसी तरह से इसकी स्टेटमेंट जो लिखा है वो आपको मैं समझाता हूँ। कहता है कि आप एक वायर लें, इसकी लेंथ है इनिशली L, बात समझ में आ गई, और इसके साथ आपने एक वेट सस्पेंड करना है विच इज़ mg। अब कहता है कि इस वायर की लेंथ को कर लें डबल, वेट एंड पे mg सस्पेंड करना है। तो ये बताएं कि अब इसके ऊपर स्ट्रेस कितना लगेगा, जबकि वेट जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। देखें स्टेटमेंट भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए। क्या कहता है, ऑन सस्पेंडिंग अ वेट mg द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक वायर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ क्या है L। इसके साथ जब हम एक वेट mg सस्पेंड करेंगे तो उसकी जो लेंथ है L वो डबल हो जाती है ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ। देन व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस ऑन द वायर। तो बच्चों देखें, सिंपल बात, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यानी इस इलास्टिक वायर का अगर मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहता हूँ ना, उसको मैं क्या करूँगा कि वायर की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा उसकी लेंथ के साथ। अब यहाँ से आप अगर एरिया देखें तो ये लेंथ आके वॉल्यूम के साथ डिवाइड होगी, तो एरिया इज इक्वल्स टू V/L। बच्चों देखें, आपके पास एक पेप्सी की बॉटल है ड्यू की, उसको अगर आप खींच के बड़ा कर लें तो वो अगर पहले मोटी है तो खींचने से थोड़ी पतली हो जाएगी और खींचने से थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब जब हम उसको खींच रहे हैं ना, तो खींचने से क्या हो रहा है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एरिया क्या हो रहा है उसका, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी मोटाई उसकी कम हो रही है। क्योंकि अगर वो है 1 लीटर की बॉटल, तो ज़रा खींचने के बाद भी तो उसमें जो पेप्सी पड़ेगी या जो उसमें पानी पड़ेगा वो 1 लीटर ही पड़ेगा ना। उसको खींच के उसकी लेंथ ज़्यादा करने से उसके वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, क्या हुआ कि अगर मैथमेटिकली देखें तो वॉल्यूम चूँकि कांस्टेंट रहता है, तो एरिया और लेंथ में क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स। यानी हम उसकी लेंथ को अगर डबल करेंगे तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा उसका, वो हाफ़ हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की कि हमने उस पे जब वेट mg सस्पेंड किया तो जो न्यू लेंथ आई उसकी L प्राइम, वो इनिशियल लेंथ का डबल हो गई। तो अगर लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ का डबल हुई है, तो जो एरिया है वो इनिशियल एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा। सो हो हमारे पास स्ट्रेस किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज़ दिस इज़ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स वेट के इक्वल है विच इज़ इक्वल्स टू mg। फोर्स की जगह मैंने mg लिख लिया, एरिया की जगह आ गया A/2। तो ये 2 ऊपर जाके mg के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2mg/A। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है जी, ऑप्शन सी, 2mg/A, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ MCQ नंबर 6। देखें जी, MCQ नंबर 6 बेसिकली एक न्यूमेरिकल है पूरा जो कि हमने सॉल्व करना है। कहता है कि एक ब्रास वायर है, उसका डायमीटर है 4 mm, उसका यंग्स मॉडुलस है दिस वन। कितनी फोर्स जो है वो हमें चाहिए होगी अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं बाय 0.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब ज़रा बात को समझिएगा, मैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसकी कैलकुलेशन है, उसको डिटेल से समझाता हूँ। पहले अब इसकी में जो एक्सप्लेनेशन है वो इसकी जो कैलकुलेशन है उसको मैं डिटेल से समझाता हूँ। देखें जी, हमें डायमीटर दे रखा है 4 mm, डायमीटर से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं और रेडियस से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बात तो आप समझ गए। यंग्स मॉडुलस हमें दे रखा है
ओरिजिनल लेंथ लेट अस से एल है, तो हमने क्या करना है, लेंथ में चेंज लानी है। कितनी चेंज लानी है भाई? 0.1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। परसेंटेज का साइन हटा दें, नीचे क्या आ जाएगा? 0.1 एल डिवाइडेड बाई 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? फोर्स। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लगाएं। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ यानी कि स्ट्रेन। यहाँ से फोर्स को आप अलग कर लें। यंग्स मॉडुलस हमें दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ कितनी लानी है हमने? डेल्टा एल, दिस इज़ 0.1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल की जगह क्या लिख लिया? 0.1 एल डिवाइडेड बाई 100, और ये नीचे वाला एल अपनी जगह पे, ये एल और एल हो गए कैंसिल। बात समझ में आ गई? देखें, 10 4 ज़ार 40 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ये वाला 10 - 6 और 100 का कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2। ऊपर चला जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो 10 - 6 - 2, आंसर क्या आ जाएगा जी? 10 टू द पावर 2। तो ये 0.1 को जब आप डेसिमल ख़त्म करके लिखेंगे, तो डेसिमल ख़त्म करके आप इसको क्या लिख सकते हैं जी? 0.1 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 यानी कि 1/10। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 40 पाई। 10 की पावर कितनी बचेगी? यहाँ से 2, 0.1 को मैंने लिख लिया 1/10, तो ये 10 और 4 ज़ार 40 आ गया, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 हो गया 100, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ गया? 400 पाई न्यूटन। तो आपके पास जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा जी? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, 400 पाई न्यूटन। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से कहता है कि कैंटिलीवर बीम हैज़ अ लोड एट द फ्री एंड, द स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम इज़ ड्यू टू। उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो किसकी वजह से आएगी? वो जो प्रोमिनेंटली होती है वो किस वजह से होती है जी? बेंडिंग की वजह से होती है। ये भी कोई एक्सप्लेन करने वाली इसमें ऐसा सच बात नहीं है, यानी आसान सी बात के जैसे आपने देखा होगा जो स्प्रिंग बेड बोर्ड या स्केटिंग बोर्ड होता है जिससे डाइवर कोई जो है वो जंप लगा रहा होता है, तो देखें जब वो यहाँ पे ठहर के तो जंप लगाने की कोशिश करता है, तो ये हल्का सा नीचे की जानिब ऐसे बेंड होता है ना, ये नीचे की जानिब झुकेगा। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी वजह से होती है जी? स्ट्रेचिंग की वजह, सॉरी बेंडिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है। शेयर, इसका शेप, इसकी शेप चेंज नहीं होती, क्योंकि जब वो वंस इससे जंप करके नीचे दरिया में चला जाता है तो तब ये वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। वैसे शेयरिंग की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं होती। तो जो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली एनर्जी स्टोर होती है वो बेंडिंग की वजह से होती है, ना कि शेयरिंग, स्ट्रेचिंग या इलोंगेशन की वजह से। तो ये सिंपल सी बात थी। इसी तरह से नेक्स्ट है जी आपके पास के व्हेन अ प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड ऑन अ स्फेरिकल रबर बॉल एंड इट्स वॉल्यूम रिड्यूस टू 0.01%, द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इन डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ना, ये वाला एमसीक्यू, ये भी तकरीबन उसी से मिलता जुलता ही है। देखें जी, हमें क्या दे रखा है? हमें कहता है कि एक रबड़ बाल के ऊपर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो कितना है? 100 एटमॉस्फेयर। उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है यानी उसका जो वॉल्यूम चेंज होता है वो कितना होता है? 0.01%। हमने फाइंड आउट करना है उसका बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या रिजिडिटी का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है? 100 एटमॉस्फेयर। स्ट्रेन कितना लेकर आ रहे हैं हम? 0.01%, जिसको आप परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। 0.01 को मैंने अगेन उसी तरह से इसका डेसिमल ख़त्म कर लिया, तो पॉइंट की जगह 1, इस ज़ीरो की जगह 0 और 1 की जगह 0 आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय एक तो ये डेसिमल वाला 0 आ गया, और एक ये वाला 100, सॉरी डेसिमल हटा के 0.01 का, तो एक 1 डिवाइडेड बाय ये डेसिमल्स के थ्रू 100 आ गया, और एक ये वाला आपके पास 100 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। थर्ड टर्म आके जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके पास ये वाला 100, ये वाला 100 और ये वाला 100, 10 टू द पावर 2 होती है 100, तो कितना बन जाएगी? 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2, 2 + 2 + 2, कितना बन गया? 6। अब याद रखें एक एटमॉस्फेयर आपके पास कितना होता है जी? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इट कुड बी रिटन एज 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखें जी, मैंने क्या कर लिया, वन एटमॉस्फेयर की जगह मैंने लिख लिया 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बन गया? 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब याद रखें इसको हमने जो है वो डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो डाइन्स, 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं।
1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर, यानी इसको दोनों तरफ आप क्या कर लें, स्क्वायर ले लें। तो 1 मीटर में सेंटी बेसिकली 100 की जगह, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ये बात समझ में आई है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो हमने जो है वो अगर इसको दोनों तरफ स्केयर ले लें तो 1 मीटर स्केयर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 2, और बाहर वाला 2 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्केयर। देखिए मैंने सिंपली क्या कर लिया, यहाँ पे मेरे पास आ गया था जी 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की जगह क्या लिख लिया, 10 टू पावर 4 डाइन्स, और मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख लिया, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 11 - 5 11 + 5 - 4, तो इट इज़ 10। सो आपके पास 1 × 10 टू द पावर 12 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, बल्क मॉडुलस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। दी MCQs इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं जी रेजिलियंस। और याद रखें कि मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, इसको हम प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है, डेफिनीशन ही है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। इसी तरह से लास्ट MCQ है जी, दी ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हैज़ द वैल्यू। देखें जी, आपने हुक्सला पढ़ रखा है F = KX, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अगर हम F/X करें तो आपके पास क्या आता है K। आपने ये जो पढ़ा है ना, ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से मतलब आपने क्या करना है, फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है, ग्रेडियंट इज़ बेसिकली यूर स्लोप, एंड स्लोप इज़ बेसिकली क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो क्वांटिटी ऑन एक्स वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, एफ, तो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, एक्स, यानी कि एक्सटेंशन। तो F/X करें तो हमारे पास क्या आता है, F/X करने से हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। बेसिकली यही जो आपके पास होता है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसको हम हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं हुक्स लॉ के लिए। तो आपके पास जो है ये F/X आपके पास के यानी एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। ये कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यूज़ नहीं देगा या वेरिएबल वैल्यू नहीं देगा, बल्कि ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है जी डी। तो आई गेस कि आपको ये MCQs जो है वो क्लियर होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिए। मज़ीद किसी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।